Hey guys, welcome to my channel Taste to Learn. First of all, let me wish you and your family a very happy new year. May this year brings you a lot of happiness and success in your life. So let's talk about our series. As you know, we have started NCERT series और इस सीरीज में क्लास 7th के ऑलरेडी 12 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 13, जो है हमारा वेस्ट वाटर स्टोरी. इफ़ यू स्टिल नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसमें मैंने प्ले लिस्ट के लिंक्स ऑलरेडी दिए हुए हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. जैसे कि हमें पता है हम सभी वाटर का यूज़ अपने घरों में करते हैं और उसे डर्टी करते हैं. डर्टी, क्या ये सुन के आप सरप्राइज हुए? तो डर्टी हम वाटर को कैसे कर रहे हैं? जो भी हम वाटर है, अगर वाटर में लैदर झाग मिक्स हो जाए, ऑयल मिक्स हो जाए, तो वो क्या हो जाता है? ब्लैक ब्राउन वाटर हो जाता है जो नालियों से बहता है. और वो नालियों में ये जो ब्लैक ब्राउन वाटर है, ऑयल से मिक्स हुआ वाटर या फिर झाग से मिक्स हुआ वाटर, ये नालियों में कैसे गया? नालियों में सिंक से जब हम बर्तन धो रहे हैं तो उसमें ऑयल मिक्स हो के पानी क्या जा रहा है? सिंक से नालियों में जा रहा है. शावर, जब हम नहाते हैं या फिर जब हम कपड़े धोते हैं, जब हम टॉयलेट्स जाते हैं, तो इन सब में क्या है? जो वेस्ट वाटर है, मीन्स कि जो वाटर है उसमें पोल्यूटेंट्स मिक्स हो के वो सब नालियों में से बहते हैं. क्योंकि शावर में या फिर लॉन्ड्रीज में, इन सब में जब हम नहा रहे हैं या फिर कपड़े धो रहे हैं तो वाटर में क्या मिक्स हो जा रहा है? झाग मिक्स हो जा रहा है. तो झाग मिक्स होने के बाद वाटर हमारा क्या हो गया? डर्टी ही तो हो गया. तो वही उन्होंने कहा है. तो इसी को हम क्या कहते हैं? वेस्ट वाटर कहते हैं. जब हमारे वाटर में झाग मिक्स हो जाए, ऑयल मिक्स हो जाए, तो वो ब्लैक ब्राउन वाटर नालियों में से बहता हुआ जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वेस्ट वाटर कहते हैं. ये वाटर असल में वेस्ट नहीं होता है. हम इसे क्लीन करके, इसके पोल्यूटेंट्स को रिमूव करके इसे क्लीन कर सकते हैं और इसे दोबारा रीयूज़ भी कर सकते हैं. क्या आपने कभी सोचा है, हैव यू एवर थॉट, कि ये जो वेस्ट वाटर है कहाँ जाता है और इसके साथ क्या होता है? क्योंकि ये अभी तो वेस्ट वाटर ही है, पोल्यूटेड वाटर ही है. कैसे इसके पोल्यूटेंट्स रिमूव होंगे, कैसे हम इसे दोबारा रीयूज़ करेंगे, तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो क्या है? वाटर आवर लाइफ लाइन. मीन्स कि वाटर क्या है? हमारी लाइफ लाइन है. हमारे जीवन का क्लीन वाटर एक बेसिक नीड है ह्यूमन बींग्स के लिए. लेट अस मेक अ माइंड मैप ऑफ मैनी यूजेस ऑफ वाटर. तो चलिए हम एक माइंड मैप बनाते हैं जिसमें हम क्लीन वाटर के यूजेस लिखेंगे. इसमें क्लीन वाटर पुट टू यूज़, इसका फर्स्ट यूज़ क्या है? ड्रिंकिंग. ये तो हमारी बेसिक यूज़ है क्लीन वाटर की, कि हम सभी क्लीन वाटर को ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं. सेकंड, इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं? बाथिंग के लिए करते हैं. नहाने के लिए भी क्लीन वाटर का ही यूज़ किया जाता है. थर्ड, हम क्लीन वाटर का यूज़ किस लिए करते हैं? कुकिंग के लिए भी हम क्या करते हैं? क्लीन वाटर का ही यूज़ करते हैं. फोर्थ, और किस लिए हम क्लीन वाटर का यूज़ करते हैं? वॉशिंग. अब इस वॉशिंग में चाहे हम कपड़े धोने की बात कर लें या फिर बर्तन धोने की बात कर लें, इन सभी के लिए हम कैसा वाटर यूज़ कर रहे हैं? क्लीन वाटर ही यूज़ कर रहे हैं. नाउ क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल फॉर ऑल. जो क्लीन वाटर है, जो सभी के लिए फिट है, मतलब हर इंसान के लिए फिट है, वो बहुत दुख की बात है कि अनफॉर्चुनेटली वो सभी के लिए अवेलेबल नहीं है. इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ पीपल हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर. ये रिपोर्ट में एक दिखाया गया है कि 1 बिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास साफ पानी पीने के लिए भी नहीं है. दिस अकाउंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीजेज एंड इवन डेथ. अब हम देख रहे हैं कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास सेफ वाटर ड्रिंकिंग के लिए भी नहीं है. तो इससे क्या होगा? उन इंसानों को बहुत ज़्यादा वाटर रिलेटेड डिसीजेज हो सकते हैं, इवन कि उनकी डेथ भी हो सकती है. तो एज यू सी कि पोल्यूटेड वाटर ड्रिंक करना कितना ज़्यादा डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए.
People, even children, walk for several kilometers to collect clean water. पीपल इवन चिल्ड्रंस को भी सेवरल किलोमीटर्स तक चल कर जाना पड़ता है ताकि वो क्लीन वाटर को कलेक्ट कर सके। मतलब कि साफ़ पानी लेने के लिए इंसान मतलब कि बड़े लोग तो ठीक है, पर बच्चों को भी पैदल चल के जाना पड़ रहा है ताकि वो क्लीन वाटर को कलेक्ट कर सके। इज़ इट नॉट अ सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन डिग्निटी? यस, सीरियस मैटर तो है ह्यूमन डिग्निटी के लिए, क्योंकि इसमें इंसानों को पीने के लिए पानी ही नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस मैटर है। द इंक्रीजिंग स्कार्सिटी, ये जो फ्रेश वाटर की कमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या है? ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि यह लगातार पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। तो फर्स्ट कारण तो ये है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पर पानी तो उतना ही है। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ होने से भी फ्रेश वाटर की क्या आ रही है? कमी आ रही है। पॉल्यूशन के कारण, मतलब कि अगर वाटर क्या हो रहा है? पॉल्यूटेड हो रहा है, तो वो पॉल्यूटेड वाटर से फ्रेश वाटर की तो कमी आ रही है ना। तो ये भी क्या है? स्कार्सिटी, मतलब जो कमी आ रही है वाटर का, उसका एक कारण ये भी है पॉल्यूशन। थर्ड क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि जब इंडस्ट्री डेवलप होती है तो वो क्या करती है, मतलब जो इंडस्ट्री वाले होते हैं वो अपना सारा वेस्ट नदियाँ, नहरें, इन सब में डाल देते हैं। तब ये क्या है? फ्रेश वाटर का सोर्स है। अगर यही सब पोल्यूटेड हो जाएंगे तो हमें फ्रेश वाटर मिलेगा कैसे? तो ये भी क्या है? एक रीज़न है जिससे फ्रेश वाटर के दिन ब दिन कमी आती जा रही है। फोर्थ क्या है? मिसमैनेजमेंट। इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे रेन है, अगर हमें कहा जाता है ना कि हमें रेन वाटर को सेव करके रख लेना चाहिए ताकि हम उसे ड्रिंकिंग के लिए ना सही, पर हम उसे वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए तो हम रेन वाटर का यूज़ कर ही सकते हैं। पर कई लोग इसे भी नहीं करते हैं, तो फिर रेन वाटर को भी मैनेज नहीं किया, तो इससे क्या हो रही है? वाटर की और कमी होती जा रही है, क्योंकि हम वाटर को अच्छे तरीके से मैनेज ही नहीं कर रहे हैं, उसकी मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। और बाकी और भी इसी तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। रियलाइजिंग द अर्जेंसी अब ऑफ द सिचुएशन, अब वाटर की अर्जेंसी को रियलाइज़ करते हुए ही 22 मार्च 2005 को पहली बार वर्ल्ड वाटर डे मनाने का डिसाइड किया गया, और उसके बाद से हर बार 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम्ड द पीरियड 2005 to 2015 एज द इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने प्रोक्लेम्ड का मतलब कि घोषित किया 2005 से 2015 के जो 10 सालों का समय था, इंटरनेशनल डिकेड का मतलब जो 10 सालों का समय था, उसे वाटर फॉर लाइफ घोषित किया। और इन 10 सालों में उनका क्या एम था, क्या एफर्ट्स थे ड्यूरिंग दिस डिकेड? एम टू रिड्यूस बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अभी हमने ऊपर देखा एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 बिलियन पीपल ऐसे थे जिन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पीने के लिए साफ़ वाटर नहीं मिल पा रहा था। तो इस डिकेड में उनका एम क्या था कि वो जो 1 बिलियन पीपल हैं उनको क्या कर देना? 500 मिलियन कर देना। मतलब कि अब 10 सालों में सिर्फ 500 मिलियन पीपल ही ऐसे रह जाएं जिन्हें के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर ना हो, पर 500 मिलियन के पास क्या सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना ही उनका क्या था? एम था। देयर हैज़ बीन परसेप्टिबल प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ द एम। अब इस डायरेक्शन में बहुत अच्छे नतीजे भी आए, पर स्टिल देयर आर लॉट टू अचीव। 500 मिलियन पीपल को तो साफ़ पानी मिल गया, पर अभी भी 500 मिलियन पीपल तो रह गए हैं ना। इसका मतलब इस डायरेक्शन में अच्छे रिजल्ट आए, पर इस डायरेक्शन में अभी बहुत चीज़ें हैं जो हमें अचीव करना बाकी हैं। नेक्स्ट, क्लीनिंग ऑफ वाटर। तो जो क्लीनिंग ऑफ वाटर है, ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर देते हैं बिफोर इट एंटर अ वाटर बॉडी और इज़ रीयूज्ड। मतलब कि जो वेस्ट वाटर है उसको वाटर बॉडीज़, मतलब कि नदियों में जाने से पहले या फिर उसे रीयूज़ करने से पहले जब हम उसके पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर दें, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? क्लीनिंग ऑफ वाटर कह रहे हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि हम जब वाटर को यूज़ करने से पहले ही
रीयूज़ करने से पहले, क्योंकि एक बार तो हमने उसे यूज़ कर लिया ना, रीयूज़ करने से पहले ही जब हम उसे क्लीन कर रहे हैं तो वही प्रोसेस क्या है, क्लीनिंग ऑफ वाटर। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ कॉमनली नॉन एज सीवेज ट्रीटमेंट। ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करके उसे दोबारा रीयूज़ करने के काबिल बना रहे हैं, इसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, सैवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस। और ये जो सैवेज ट्रीटमेंट है ये कई स्टेजेस में होता है, मतलब कि इसके कई स्टेप्स हैं। पहले हम कुछ करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर कुछ करेंगे, इसी तरह इसके कुछ क्या हैं, स्टेजेस हैं। किसके, इस सीवेज ट्रीटमेंट के। सीवेज, सीवेज क्या है, वेस्ट वाटर है। वेस्ट वाटर का मतलब कि ये गंदा पानी होता है। और ये गंदा पानी कहाँ से निकलता है, हमारे घरों से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से, या फिर और भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ से क्या निकलता है, गंदा पानी निकलता है। और उसी गंदे पानी को क्या कहा गया है, सीवेज कहा गया है। अभी इस सीवेज में इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर, इसमें बारिश का पानी भी शामिल होता है। दैट हैज़ रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रेन, जो गलियों में से बह रहा होता है वो वाला बारिश का पानी भी इसमें शामिल होता है। क्योंकि बारिश का वो पानी जो गलियों में से बह रहा है वो भी क्या है, गंदा है। इसीलिए सीवेज में बारिश का पानी जो गलियों में बह रहा है उसे भी हम शामिल करते हैं। The water that wash off roads and rooftops carry harmful substances with it। अब हमें पता है जो रोड्स हो गए या फिर हमारे घर की छतें हो गई, जब बारिश हो रही है तो घर की छतों की जो मिट्टी है या फिर रोड्स की जो मिट्टी है, बारिश का पानी उन्हें भी अपने साथ बहा के ले जाता है। तो इसीलिए वो बारिश के पानी अपने साथ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी कैरी करता है। सीवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट, सीवेज क्या है, एक लिक्विड वेस्ट है। क्योंकि हमने देखा इसमें हम किसे शामिल कर रहे हैं, वेस्ट वाटर को शामिल कर रहे हैं, गंदे पानी को शामिल कर रहे हैं। इसीलिए जो सीवेज है बेसिकली ये कैसा वेस्ट है, एक लिक्विड वेस्ट है। मोस्ट ऑफ इट इज़ अ रिवर, इसका ज़्यादातर भाग जो होता है वो क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है। विच हैज़ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, मतलब कि इसमें ज़्यादातर तो पानी होता है जिसमें से कुछ कुछ चीज़ें इसी पानी में घुली हुई होती हैं, डिज़ोल्व होती हैं, और कुछ ऐसी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो सस्पेंडेड रहती हैं, मतलब अच्छे से उसमें डिज़ोल्व नहीं रहती हैं, वो हमें अपनी नेक्ड आई से दिखाई दे सकती हैं। ऐसी भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसी सीवेज में। सो अब हम डिस्कस करते हैं एक एक्टिविटी। चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी में इन्होंने हमें क्या कहा है। लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम, स्कूल और ऑन द रोड साइड एंड इंस्पेक्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब कि हमें एक खुला हुआ ड्रेन, खुली हुई नाली अपने घर के पास, स्कूल के पास या फिर रोड के आसपास हमने देखनी है, ढूंढनी है, और उसको ऑब्जर्व करना है कि उसमें से कैसा वाटर फ्लो कर रहा है। उसका कलर, जो वाटर उसमें से फ्लो कर रहा है उसका कलर, उसकी ऑडर मतलब उसकी स्मेल, या फिर कोई और ऑब्जर्वेशन उसकी रिकॉर्ड करनी है, और उसे अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करके ये जो टेबल 13.1 दिया गया है इसमें फिल करना है। बट टेबल 13.1 क्या है, सबसे पहले इसमें दिया है टाइप ऑफ सीवेज, सीवेज की टाइप बताई गई है। फिर ये जो सीवेज है इसका ओरिजिन क्या है, फिर नेक्स्ट क्या है, कॉन्टामिनेंट्स। कॉन्टामिनेंट्स का मतलब है कि ये जो वेस्ट है इसमें, ये जो सीवेज है इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं इस वेस्ट में। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले कौन सा वेस्ट है, सलेज वेस्ट वाटर। तो ये जो सलेज वाटर है सीवेज की फर्स्ट टाइप है, जिस ये वाटर कहाँ से निकलता है, किचन से निकलता है। अब किचन से कैसे कैसे इम्प्योरिटीज़, कैसी कैसी चीज़ें बाहर निकलती हैं जिससे हमारा वाटर क्या हो जाता है, वेस्ट वाटर बन जाता है। किचन में देखो सबसे पहले तो लैदर होता है। लैदर का मतलब कि झाग, क्योंकि हमने किचन में बर्तन धोए हैं तो जिस साबुन का यूज़ कर रहे हैं उससे क्या निकलती है, झाग। तो कॉन्टामिनेंट फर्स्ट क्या हो गया, झाग हो गया। और किचन से बर्तन वगैरह धो रहे हैं तो उसमें मिट्टी भी मिल जाती है पानी में, तो डर्ट भी उसी में शामिल हो जाता है कॉन्टामिनेंट्स में। और उसमें क्या शामिल होता है, ऑयल शामिल होता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो
किचन से निकलती हैं और वाटर में मिक्स होके वाटर को कैसा बना देती हैं, सलेज वाटर बना देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीवेज क्या है, फॉल वेस्ट, मतलब ऐसा वेस्ट जिसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से ऐसी स्मेल आती है, टॉयलेट में से। तो टॉयलेट में ऐसा क्या है कि इससे स्मेल आ रही है, एज यू नो इसमें क्या होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, जिसके कारण वहाँ से एक्सक्रीटा फॉल स्मेल आती है। तो फिर ये क्या हो गया, हमारा सेकंड टाइप हो गई सीवेज की, फॉल वेस्ट। थर्ड क्या है, ट्रेड वेस्ट। ट्रेड वेस्ट का मतलब है ऐसा वेस्ट जो इंडस्ट्री या फिर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से निकलता है। तो उसमें से ऐसा क्या निकलता है कि वो वाटर को ट्रेड वेस्ट में बदल देते हैं। तो हमें पता है हार्मफुल केमिकल्स, मतलब कि उसमें से कुछ केमिकल्स ऐसे निकलते हैं जो वाटर के साथ मिक्स होकर वाटर को क्या बना देते हैं, वेस्ट वाटर बना देते हैं, उसे पोल्यूटेड बना देते हैं। नेक्स्ट हमने टेबल 13.1 फिल कर लिया है। We know that sewage is a complex mixture containing suspended solids, organic and inorganic impurities। मतलब कि हमें पता है सीवेज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें क्या क्या शामिल है, सस्पेंडेड सॉलिड्स। कि हमने अभी पहले भी देखा कि जो गंदा पानी है उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा पानी ही हो। अगर आपने कभी जो बड़े बड़े खुले हुए नाले होते हैं उससे नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें सिर्फ अकेला पानी नहीं है, कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, मतलब वो उसमें मिक्स नहीं होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। अभी जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है इसके बारे में हम अभी देखेंगे। उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। सैप्रोफाइट्स का मतलब है कि जो पानी है, गंदा पानी है, उसमें ऐसी चीज़ें डली हुई हैं जो सड़ रही हैं, गल रही हैं। तो उन सड़ी गली चीज़ों के ऊपर हमने पढ़ा है कैसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, सैप्रोफाइट्स। तो इसी गंदे पानी में सैप्रोफाइट्स भी हैं। एंड डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनसे बीमारियां हो सकती हैं अलग अलग तरह की। और भी कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स माइक्रोब्स भी इसी सीवेज के अंदर क्या हैं, प्रेजेंट है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो लिविंग बीइंग्स से प्रोड्यूस हो रही हैं और वो वाटर में मिल के वाटर को वेस्ट वाटर में बना रही हैं, जिससे सबसे पहले क्या आ गया, ह्यूमन फेसिस, मतलब कि ह्यूमन का जो वेस्ट हो गया। सेकंड एनिमल वेस्ट, ये भी क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनसे भी जो वेस्ट निकल रहा है वो भी क्या है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं। थर्ड क्या है, ऑयल। ऑयल हमें पता है प्लांट से मिल रहा है और प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी क्या हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया। यूरिया, जिसे हम क्या कहते हैं, यूरिन, क्योंकि यूरिन में यूरिया है, ये भी वाटर के साथ मिक्स होके सारे वाटर को वेस्ट वाटर में कंबाइन कर रहे हैं, तो ये भी लिविंग बीइंग्स से ही प्रोड्यूस हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिक वेस्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पेस्टिसाइड्स एंड हेर्बिसाइड्स। अब ये तो असल में फर्टिलाइज़र हैं जो किसान अपने फसलों में डालते हैं ताकि उनकी फसल अच्छी तरह ग्रो करे। और ये हर्बिसाइड तब डालते हैं जब कुछ ऐसे प्लांट को उन्हें ख़त्म करना होता है जो वो नहीं चाहते कि उनके खेत में वो उगे। तब हमें पता है जब बारिश होती है तो खेतों में भी तो पानी जाता ही है, तो जो ये फर्टिलाइज़र्स वो डाले रहते हैं अपने प्लांट के ऊपर ग्रो करने के लिए, तो यही फर्टिलाइज़र बारिश में से मिक्स होके नदियों नालियों में से बहता हुआ गंदे मतलब पानी के साथ मिक्स होके गंदा पानी बदल देता है। तो ये भी किस में आ जाएंगे, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आ जाते हैं। उसके बाद फ्रूट और जो वेजिटेबल का वेस्ट है, मतलब जो छिलके हमने छीले हैं वो भी अगर सीधा पानी में मिक्स करके हमने फेंक दिया कि नदियाँ नालों में चले जाएं, तो ये सब भी क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट ही है, क्योंकि ये सब भी हमें कहाँ से मिले हैं, प्लांट से मिले हैं। तो जो भी चीज़ें प्लांट से मिली हैं या फिर ह्यूमन से प्रोड्यूस हो रही हैं वो सब किस में आ जाएंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं वो किस में आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आ जाएंगे। इसमें कुछ केमिकल्स हैं जैसे नाइट्रेट्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए, मेटल्स हो गए। जो फॉस्फेट्स है हमने देखा था लेदर, जो झाग वगैरह थी
ये सब क्या है, इस फॉस्फेट इसी झाग में प्रेजेंट होता है। तो ये सब क्या है कि इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है, क्योंकि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस नहीं हुई है। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिएंट्स। अब हमने देखा जब वेजिटेबल और फ्रूट के वेस्ट अगर हम उनमें डाल रहे हैं तो वेजिटेबल और फ्रूट में तो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो गंदा पानी है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी तो आ ही जाएंगे इन्हीं फ्रूट और वेजिटेबल के वेस्ट के कारण। कैसे न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कैसे कौन से बैक्टीरिया होते हैं गंदे पानी में, वाइब्रियो कोलेरा, जो क्या कौन सी बीमारी करते हैं, कोलेरा एंड सैल्मोनेला एंड पैराटाइफी विच कॉज टाइफाइड। अब यहाँ पे कोलेरा और टाइफाइड दो बीमारियों के नाम लिखे हैं जिसे कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं। जो कोलेरा है उसे कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है, वाइब्रियो और कोलेरा। और जो टाइफाइड है उसे कौन से दो बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं, सैल्मोनेला एंड पैराटाइफी। तो ये कुछ बैक्टीरियाज के नाम हैं जो गंदे पानी में प्रेजेंट हैं और इसी गंदे पानी को के कारण हमें कोलेरा या फिर टाइफाइड ये इस तरह की डिसीजेस भी हो सकती हैं। नेक्स्ट अदर माइक्रोब्स, हमने देखे थे ना कि यहाँ पे डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया के अलावा कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, प्रोटोजोन्स विच कॉज डिसेंट्री, ये भी एक बीमारी का नाम है। कुछ अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है जिसमें इन्होंने किसका नाम लिखा है, प्रोटोजोन्स का लिखा है, जो क्या कॉज कर रहा है, सॉरी डाइसेंट्री मीन्स इस तरह की बीमारी ये भी क्या कर रहे हैं, कॉज कर रहे हैं। वाटर फ्रेशन अप एन इवेंटफुल जर्नी, जिसमें हम देखेंगे कि हम वाटर को कैसे क्लीन करेंगे। इन एन होम और अ पब्लिक बिल्डिंग, जो हमारे घर हैं या फिर जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं आपने उनमें देखा होगा कि एक सेट ऑफ पाइप्स क्या करती है, क्लीन वाटर हमारे घरों में लेके आती हैं और दूसरी सेट ऑफ पाइप्स जो हमारे घरों से वेस्ट वाटर है उसे हमारे घर से बाहर लेके जाते हैं। इमेजिन करिए अगर आप ग्राउंड के नीचे देख पाते तो हमें क्या दिखता, नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स, हमें बड़ी पाइप्स और छोटी पाइप्स का नेटवर्क दिखता ज़मीन के नीचे अगर हम देख पाते। और ये जो नेटवर्क हैं बिग और स्मॉल पाइप्स के, इन्हें ही क्या कहा जाता है, सीवर्स कहा जाता है। मतलब कि सीवर्स क्या हैं, पाइप्स हैं, छोटी या फिर बड़ी, इन्हीं पाइप्स को क्या कहा गया है, सीवर्स कहा गया है। और अगर हम इन्हीं सारी पाइप्स को इकट्ठा देखें तो ये सब मिल के क्या बना देंगे, सीवरेज बना देंगे, जिसके बारे में इन्होंने आगे लिखा है, फॉर्मिंग द सीवरेज। सीवर्स मिल के क्या बना देंगे, सीवरेज। तो जो सीवर्स है ये किसकी तरह एक्ट करती है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करती है जो क्या कर रही है, सीवेज, मतलब कि गंदगी को एक जगह से, मतलब गंदगी को जहाँ से वो गंदगी प्रोड्यूस हो रही है उसको कहाँ तक ले जा रही है, उसके डिस्पोजल तक जहाँ पर वो ख़त्म होगी, मतलब कि ट्रीटमेंट प्लांट तक। अगर हम मान लें ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर हम मान लें कि हमें हमारे घर से कहीं शॉपिंग के लिए जाना है तो हम क्या करते हैं, कोई ऑटो रिक्शा या फिर अपने किसी व्हीकल से ही जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे है कि वो जो सीवेज है, मतलब जो गंदगी है अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रही है, जैसे हमारा घर हमारे लिए, वैसे ही जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे हम सिंक मान सकते हैं, क्योंकि सिंक से जो कचरा है हमारे घर से निकल के कहाँ जा रहा है, जहाँ से वो डिस्पोजल हो रहा है, जहाँ पे वो पानी जाके साफ़ होगा। मतलब घर से हम निकले, किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से निकले, तो उसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह कौन एक्ट करता है, पाइप एक्ट करती है। क्योंकि हमारे घरों में क्या होती हैं, पाइप लगी है जिसके बारे में हमने पहले देखा, और उन्हीं पाइप से जो गंदा कचरा है इसी पाइप के थ्रू होता हुआ वहाँ तक जाएगा जहाँ पर ये डिस्पोज होगा। तो यहाँ पे हमने 3 वर्ड्स देखे, सीवर्स, सीवरेज और सीवेज, कि इन तीनों में आपको फ़र्क अच्छे से पता होना चाहिए। सीवेज का मतलब तो जो गंदा पानी है उसे कहते हैं, सीवरेज सेट ऑफ पाइप्स जिनमें से गंदा पानी और साफ़ पानी हमारे घरों से आता जाता है वो,
और सीवरेज जो सीवर्स का कलेक्शन है, मतलब पाइप्स को अगर हम इकट्ठा देखें तो वो क्या बना देंगे, सीवरेज बना देंगे। मैनहोल आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन द सीवरेज। अब जो मैनहोल है, आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे ऐसे ढक्कन सा बना रहता है और वो कभी कभी खुला रहता है, और उसके अंदर जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो उसके अंदर जाके क्या करते हैं, सफाई करते हैं। तो वही क्या है, वही है मैनहोल, जिसमें एक आदमी के जाने की जगह हो, उसे ही क्या कहा गया है, मैनहोल कहा गया है। और ये मैनहोल कहाँ लोकेट होता है, 50 से 60 सेंटीमीटर सीवरेज के अंदर ये मैनहोल क्या बनाया जाता है, ताकि उस सीवरेज के अंदर, उसके अंदर, क्योंकि हमने देखा है सीवरेज के अंदर क्या है, पाइप्स हैं। तो उन पाइप्स से क्योंकि कचरा आ रहा है जा रहा है, तो उस कचरा, अगर वो कचरा कभी इन पाइप्स में फंस जाता है तो इसी मैन होल से सीवरेज के अंदर जाके उन सीवर्स को क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है। तो बेसिकली ये मैन होल बनाए कहाँ जाते हैं, एट द जंक्शन ऑफ 2 और मोर सीवर्स, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पाइप्स आपस में कंबाइन कर रही होती हैं, इस जगह पे जो मैन होल है बनाया जाएगा। या फिर एट द पॉइंट वेयर देयर इज़ अ चेंज इन डायरेक्शन, जैसे कि एक पाइप पहले इधर जा रही है, फिर यहाँ से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, तो इस जगह पे भी क्या बनाया जाएगा, एक मैन होल बनाया जाएगा, ताकि अगर यहाँ पे, क्योंकि पाइप मुड़ रही है, तो अगर कोई भी कचरा यहाँ से मुड़ते टाइम इस पाइप में फंस गया है, तो मैन होल के थ्रू इंसान उसे जाके इस वाली जगह को क्लीन कर सके। तो यहाँ से हमने देखा कि मैन होल कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी में, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सीवर्स, मतलब कि पाइप्स मिल रही हों, या फिर जहाँ पे पाइप्स अपने डायरेक्शन चेंज कर रही हों। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, तो उसे देखते हैं। इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, स्टडी अ सीवेज, मतलब कि सीवेज का रूट, अपने घर या फिर स्कूल या फिर कोई भी बिल्डिंग, उसको स्टडी करना है सीवेज को। उसके बाद उसकी एक लाइन डायग्राम बनानी है सीवेज रूट की, मतलब कि हमारे घरों से जो भी कचरा है निकल के कहाँ से होता हुआ वो डिस्पोजल तक जा रहा है, इस तरह की आपने एक लाइन डायग्राम बनानी है। वॉक डाउन अ स्ट्रीट, सड़कों पे चल के, या फिर जो भी अगर आपका कोई कैंपस है वहाँ पे चल के आपने मैन होल्स को नोटिस करना है कि कितने नंबर ऑफ मैन होल्स जो भी आपने जगह चुनी है वहाँ पे आपको दिखे हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप ओपन ड्रेन, मतलब कि खुली हुई नालियों को ऑब्जर्व करें और उसमें नोटिस करें कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको उस गंदी नाली में या फिर खुली हुई नाली में दिख रहा है। इन केस अगर आपके आसपास कोई भी सीवरेज सिस्टम नहीं है, तो आप फाइंड आउट करें हाउ सीवेज इज़ बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ, या आपके घर से जो भी गंदा पानी निकल रहा है वो कहाँ जाके डिस्पोज हो रहा है, तो आप उसे नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर, इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। इसके लिए भी बेसिकली हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ताकि हम इस प्रोसेस को, इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोसेस को अच्छे से समझ सकें। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप्स टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। आपको ग्रुप्स बना लेने हैं और उस ग्रुप्स में अच्छे से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होकर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपको एक लार्ज जार लेना है, जिसमें 3/4 तक, यहाँ तक, मतलब कि सिर्फ थोड़ा सा 25% खाली हो, बाकी सारा भाग आपने पानी से भर लेना है। और पानी से भरने के बाद इसमें क्या डालना है, घास के कुछ पीसेस डाल देने हैं, संतरे के छिलके डाल देने हैं, थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल देना है, कुछ ड्रॉप्स इंक के या फिर कोई भी कलर्ड सॉल्यूशन, जिससे हमारा ये जो पानी है थोड़ा सा कलर्ड हो जाए, ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर डाल देनी है। उसके बाद जो जार है, जो हमने जार है, इसको ऊपर से कवर करके इसको पूरा शेक करना है। इसे अच्छे से शेक करने के बाद इसको 2 दिनों तक सन में, मतलब सूरज की रोशनी में इसे 2 दिनों तक छोड़ देना है। उसके बाद 2 दिनों के बाद ये जो मिक्सचर है इसे दोबारा से शेक करना है। इसका थोड़ा सा सैंपल, जैसे कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक जार है, तो जार में हमने सारी इम्प्योरिटीज़ मिलाई, फिर इस जार का थोड़ा सा मिक्सचर हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, और इस टेस्ट ट्यूब को क्या नाम दे देना है, बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल
1। बाकी पानी तो इसमें है, बाकी इम्प्योरिटीज़ भी इसमें है, पर इसको और कुछ करने से पहले इसका थोड़ा सा पार्ट हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। और उसके बाद ये जो हमने 2 दिनों के बाद इस मिक्सचर को शेक किया, थोड़े टेस्ट ट्यूब में डाला, तो आपने ये भी देखना है कि ये स्मेल कैसे कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या क्या डाले थे, कुछ ऑर्गेनिक मैटर डाले थे, ऑर्गेनिक वेस्ट डाले थे, ये सारी चीज़ें डाली हुई थी। तो आप उसे स्मेल करके भी देखना कि उसकी स्मेल कैसी आ रही है। नेक्स्ट, अब हमने उसको सैम्पल 1 में, मतलब उसको ट्रीट करने से पहले हमने एक उसको टेस्ट ट्यूब में रख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, इस जार में जो बाकी चीज़ें पड़ी है, अब उसके साथ हमने क्या करना है, आपने क्या करना है, एक एरेटर यूज़ करना है फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैम्पल इन द ग्लास जार। अब ये एरेटर क्या होता है, आपने एक्वेरियम देखा होगा जो घरों में जिसमें मछलियों को पाला जाता है, तो आपने देखा होगा कि जब मछलियाँ होती हैं उनके सांस लेने के लिए नीचे से एक मशीन लगाई जाती है, जिससे पानी में लगातार बबल्स आते रहते हैं। तो उस बबल्स को कौन ले आता है, ये जो एरेटर है यही उस बबल्स को प्रोड्यूस करता है। तो उसी एरेटर का यूज़ करना है आपने यहाँ भी इस जार में। अलाउ सेवरल आवर्स फॉर द एरेशन, मतलब जो जार है जिसमें हमने इम्प्योरिटी डाली है उसी के नीचे हमने क्या लगा देना है, एरेशन लगा देना है। उसके बाद आप इस एरेटर को, ये जो प्रोसेस है, एरेटर को हमने जब इसके साथ अटैच कर दिया है इस जार के साथ, तो आप इसको पूरी रात भी इस जार के साथ अटैच करके छोड़ सकते हैं ताकि इसमें बबल्स प्रोड्यूस हो। अगर आपके पास इन केस यू डू नॉट हैव एरेटर, एरेटर नहीं है, तो आप अपने हाथों से ही इसके अंदर स्टीरर डाल के उस स्टीरर से ही इसे क्या कर सकते हैं, स्टीर करते रह सकते हैं। मैकेनिकल स्टीरर यूज़ कर सकते हैं या फिर एक मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, जिससे इस जार में क्या प्रोड्यूस हो, बबल्स प्रोड्यूस हो। आपको परिसरा करने के लिए आपको सेवरल टाइम्स क्या करना पड़ेगा, स्टीर करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे व्हेन एरेशन इज़ कंप्लीट, नेक्स्ट डे जब एरेशन कंप्लीट हो जाए तो आपने ये जो मिक्सचर है अब इस जार में ही है, अब एरेशन के बाद उसको किसी दूसरे टेस्ट ट्यूब में, सेकंड टेस्ट ट्यूब में उस मिक्सचर का थोड़ा सा हिस्सा दूसरे टेस्ट ट्यूब में पोर करना है और इसको लेबल कर देना है आफ्टर एरेशन सैम्पल 2। अभी हम सैम्पल फर्स्ट में हमने बस कुछ किया नहीं था, कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले हमने टेस्ट ट्यूब में एक वो पानी डाला था। अब हमने एरेशन करने के बाद हम वो जो ख़राब पानी है उसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल दे रहे हैं, उसे हमने बोल दिया है सैम्पल 2। अब हमने क्या करना है, फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करना है और उसे कोन की तरह शेप दे देना है। इस फ़िल्टर पेपर को वेट करना है वाटर से और इसको इंसर्ट कर देना है, इंसर्ट द कोन इन अ फनल, जैसे कि यहाँ इस फिगर में दिखाया हुआ है। ये क्या है, एक फ़नल है और इसी फ़नल के ऊपर जो हमने कोन शेप में फ़िल्टर पेपर बनाया है उसे इसी के ऊपर क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है। नेक्स्ट, माउंट द फनल ऑन द सपोर्ट। अब वो उस जो फनल है उसको अच्छे से सपोर्ट करके रखना है। प्लेस लेयर्स ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल्स एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल्स इन द फनल। अब ये जो फनल है, सपोर्ट तो दिख ही रहा है, हमने यहाँ से क्या है, उसको सपोर्ट मिल रहा है। अब ये जो फनल है जिसके अंदर हमने फ़िल्टर पेपर डाला है, सबसे पहले हमने क्या डालना है, सैंड डालना है, फिर थोड़े से छोटे कंकड़, उसके बाद उस छोटे कंकड़ों से थोड़ा मीडियम कंकड़ इसके अंदर डाल देना है। वही उन्होंने बोला है 3 लेयर्स हमने बना लेनी है। सबसे पहले लेयर सैंड की, फिर फाइन ग्रेवल्स छोटे पत्थरों की और फिर मीडियम ग्रेवल्स की। पर जो एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट है वो फ़िल्टर पेपर यूज़ नहीं करता, पर सैंड फिल्टर को तो वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता है। मतलब अभी ये तो हम थोड़े से लेवल पे फ़िल्टर कर रहे हैं वाटर का, इसीलिए हमने यहाँ पे इस बीच में फ़िल्टर पेपर के ऊपर ये सारी चीज़ें रखी हैं। पर असल में जब बड़े लेवल पे गंदे पानी को साफ़ किया जाता है तब वहाँ पे फ़िल्ट्रेशन प्लांट में, उस फ़िल्ट्रेशन प्लांट में जहाँ पे वाटर क्लीन हो रहा है उसमें फ़िल्टर पेपर का यूज़ नहीं किया जाता है। अब हमने देखा था उस जार में बाकी कुछ तो पानी बचा ही था, तो वो जो रिमेनिंग एयरेटेड लिक्विड है जिसको हमने एयरेटेड किया है, वो वाले लिक्विड को थ्रू द फिल्टर के थ्रू इस बीकर में हमने पास करना है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है एयरेटेड वाटर था, इसको इसके थ्रू हमने इस बीकर में क्या करना है, पास करना है। नेक्स्ट,
डू नॉट अलाउ द लिक्विड टू स्पिल ओवर द फिल्टर्स, मतलब कि हमने आराम से पानी डालना है, ऐसा नहीं करना है कि ये वो इधर से और इधर से गिर के इसके अंदर मिल जाए, नहीं तो फिर तो गंदा पानी और साफ़ पानी मिलके गंदा ही बन जाएगा। इसीलिए हमने लिक्विड को आराम से डालना है। इफ़ द फिल्टर लिक्विड, अगर हमें क्लीन नहीं दिख रहा है तो आप इसे बार बार फिल्टर करें जब तक आपको क्लीन वाटर दिखाई ना देने लगे। पॉर द सैंपल ऑफ फिल्टर्ड पेपर इनटू द थर्ड टेस्ट ट्यूब लेवल। अब हमने क्या किया, अब जब हमने फ़िल्टर कर लिया तो इसको भी एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में पॉर करना है और उसको नाम दे देना है सैंपल 3 फिल्टर्ड का। अब पॉर अनदर सैंपल, अब उसी फिल्टर्ड को 2 टेस्ट ट्यूब में डालना है। एक टेस्ट ट्यूब में तो बस सीधा फिल्टर्ड सैंपल लिख देना है, और जो चौथा टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने साथ में क्या ऐड कर देना है, क्लोरीन की टैबलेट्स ऐड कर देने हैं। मिक्स द वेल अंटिल द वाटर इज़ क्लियर, उसको अच्छे से जो क्लोरीन की टैबलेट डालने के बाद फिल्टर्ड वाटर को अच्छे से मिक्स करना है जब तक हमें वो पानी अच्छे से क्लियर दिखाई ना देने लगे। और इस सैंपल को सैंपल 4 क्लोरीनेटेड हमने इस टेस्ट ट्यूब को लेबल कर देना है। अब जो हमने 4 सैंपल्स बनाए, इन सब को केयरफुली ऑब्जर्व करना है, इसे टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। इन सब को ऑब्जर्व करके जो फॉलोइंग से जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इनका हमने क्या करना है, आंसर देना है। व्हाट चेंज डिड यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ लिक्विड आफ्टर एयरेशन। क्योंकि एयरेशन में क्या था, हमने बबल्स पास करे थे, जो ग्लास जार था, ये जो ग्लास था उसमें हमने बबल्स पास कर दिए, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या एयरेशन से ऑडर, मतलब कि उसकी स्मेल, जो पानी में स्मेल आ रही थी, पानी की स्मेल आ रही थी सड़ने के कारण, क्योंकि घास था और छिलके थे तो वो क्या कर गए, 2-3 दिनों में अच्छे से सड़ गए थे। तो क्या जब हमने एयरेशन किया तो उसकी स्मेल में कोई कमी आई? यस, स्मेल में तो कमी आई है। व्हाट वॉज रिमूव्ड बाय द सैंड फिल्टर, क्या रिमूव हुआ है यहाँ इस सैंड फिल्टर से? तो इस सैंड फिल्टर से जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स थे इम्प्योरिटीज़ के, वो रिमूव हुए हैं, जैसे कि घास के पीसेस हो गए या फिर ऑरेंज के छिलके हो गए। ये सारी चीज़ें जब हमने फ़िल्टर किया है तो इस सैंड फिल्टर से ये सारी चीज़ें तो रिमूव हो गई हैं। डिड क्लोरीन रिमूव द कलर? यस, जो क्लोरीन की टेबलेट्स हमने सैंपल नंबर 4 में डाली, तो जिसको हमने क्लोरीनेटेड सैंपल 4 बोला था, तो हाँ, क्लोरीन की टैबलेट डालने से जो कलर था वो तो रिमूव हो गया है, क्योंकि हमने शुरू में डाले थे ना कलर्स भी, या तो हमने कुछ ड्रॉप्स इंक डाली थे या फिर कोई कलर डाला था, तो कलर तो उससे रिमूव हो गया है। नेक्स्ट क्या है, डिड क्लोरीन हैव एन ऑडर, क्या क्लोरीन की भी कोई स्मेल थी? तो अगर थी तो क्या ये जो वेस्ट वाटर था उससे भी ज़्यादा इसकी बुरी स्मेल थी? तो नहीं, वेस्ट वाटर से तो ज़्यादा बुरी इसकी स्मेल नहीं थी। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें हम देखेंगे कैसे हम लार्ज लेवल पे जो वेस्ट वाटर है उसको क्लीन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Treatment of wastewater involves physical, chemical and biological processes which remove physical, chemical and biological matter that contaminates the wastewater। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट है उसमें फिज़िकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है, जिससे हम फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर रहे हैं। केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है, जिससे हम केमिकल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर रहे हैं। और बायोलॉजिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है, जिससे हम बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ जो भी वेस्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने थोड़े छोटे लेवल पे, मतलब थोड़ा सा वाटर क्लीन करके देखा था। तो इसमें जो फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ थी, जो भी छिलके वगैरह थे, उसको ये जो फिज़िकल प्रोसेस था जिसमें हमने पेबल, सैंड वाटर, ये सब चीज़ें यूज़ करी, फिज़िकल प्रोसेस के थ्रू हमने फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ को क्या किया, रिमूव किया। और केमिकल प्रोसेस, इसमें हमने क्या यूज़ किया था, क्लोरीन की टैबलेट्स यूज़ करी थी। क्लोरीन की टैबलेट्स यूज़ करके हमने इसके अंदर जो केमिकली इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट थी, जो स्मेल प्रेजेंट थी, हमने उसको रिमूव किया था।
वैसे ही बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब कि जो भी इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस हो गए थे उसको भी हमने देखा था कि कैसे हमने उसे भी इस वाटर से रिमूव किया था बाय यूजिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि लार्ज लेवल पे हम कैसे वाटर को क्लीन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, वेस्ट वाटर इज पास्ड थ्रू बार स्क्रीन्स। यहाँ पे जो फिगर में दिखाया गया है इसे ही क्या कहा जाता है, बार स्क्रीन कहा जाता है। अब ये जो बार स्क्रीन है इनसे, जैसे यहाँ पे बीच में दिख रहा है कि थोड़ी सी जगह बची हुई है, उसी जो जगह बची हुई है उसी से क्या पास हो जाता है, वाटर पास हो जाता है। और जो भी बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि रैग्स मतलब कि कपड़े के टुकड़े हो गए, लकड़ियाँ हो गई, कैंस हो गए, प्लास्टिक के पैकेट हो गए, नैपकिन्स हो गए, वो यहीं पे ऊपर आके अटक जाते हैं। जैसे इस फिगर में भी हमें दिखाई दे रहा है, इस फिगर में कुछ ऐसी ही इम्प्योरिटीज़ कैंस हो गई, जो कागज़ वगैरह हो गए, और ये सारी चीज़ें क्या हैं यहाँ पे अटक गई हैं। और यहाँ पे हमें दिख रहा है ये जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे रुक गए हैं और यहाँ पे बाकी जो वाटर है वो इसके बाद फ्लो कर रहा है। अब इसके बाद वाटर कहाँ जाता है, वाटर देन गोज़ टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। उसके बाद वाटर ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में जाता है। जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है, यहाँ पे क्या किया जाता है, वाटर की स्पीड को कम कर दिया जाता है। स्पीड ऑफ इनकमिंग वाटर वेस्ट वाटर इज डिक्रीज टू अलाउ सैंड ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। आपने भी देखा होगा कि अगर हम वाटर की स्पीड को कम करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर की जो भी मिट्टी है, जो भी इसके कंकड़ पत्थर हैं, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे इसके नीचे इकट्ठा हो जाएंगे अगर हम वाटर की स्पीड को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे। इसीलिए सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, ग्रेड और सैंड रिमूवल टैंक में वाटर की स्पीड, जो भी वाटर यहाँ से आ रहा है, बार स्क्रीन से होता हुआ आ रहा है, उस वाटर की स्पीड हमने स्लो करी। और वाटर की स्पीड स्लो करने से क्या हुआ, जो भी कंकड़ पत्थर हैं वो यहाँ पे सेटल डाउन हो गए। नेक्स्ट, वाटर इज़ देन अलाउड टू सेटल इन लार्ज टैंक। अब यहाँ पे वाटर की स्पीड स्लो करके जो कंकड़ पत्थर हैं वो निकले, उसके बाद वाटर को एक दूसरे लार्ज टैंक में पास किया जाता है, वहाँ पे भी उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है। पर यहाँ पे जो टैंक होता है वो कैसा होता है, स्लोप्ड होता है टुवर्ड द मिडल। जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में दिखाया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे ऐसा थोड़ा ना स्लोप्ड रहेगा कि यहाँ से पानी आ रहा है, जैसे यहाँ पे ज़्यादा ही बना दिया, थोड़ा सा ऐसे हल्का सा स्लोप्ड रहेगा कि यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ पे इकट्ठा हुआ जा रहा है, थोड़ा सा स्लोप्ड है। तो यहाँ पे भी इसे थोड़ी देर के लिए सेटल किया जाएगा। वाटर इज़ देन अलाउड टू सेटल, थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी इम्प्योरिटीज़ बाहर निकलेंगी, सॉलिड्स लाइक फेसिस, मतलब कि जो भी एनिमल वेस्ट है या ह्यूमन वेस्ट है वो यहाँ पे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। और उसे कैसे रिमूव किया जाएगा, स्क्रैपर से, और इसे क्या कहा जाता है, स्लज कहा जाता है। अब इसे मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे होता क्या है, ऐसे थोड़ा सा स्लोप में वाटर है, तो यहाँ पे आके यहाँ से वाटर आ रहा है, थोड़ी देर के लिए अगर हम इसे अलाउ करेंगे तो यहाँ पे नीचे जो भी ह्यूमन और एनिमल वेस्ट है, जिसे क्या कहा जा रहा है, स्लज कहा जा रहा है, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ऊपर पानी है, तो ये जो पानी है इस पानी के ऊपर जो हल्की चीज़ें हैं, जैसे हमने देखा है अगर आप पानी में तेल डालो या ऑयल डालो तो वो क्या करती है, ऊपर तैरती रहती है। वैसे ही यहाँ भी होगा, जो पानी के नीचे जो सॉलिड फेसेस हैं जिसे हम स्लज कह रहे हैं, उसको वो सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे पानी, इसके नीचे क्या हो जाएगा, स्लज हो जाएगा, ह्यूमन और एनिमल फेस, जिसे फहाड़ा, जैसा आपने देखा होगा, अगर आपने कभी सफाई कर्मचारियों को देखा हो तो वो क्या करते हैं, नालियों की जो गंदगी होती है उसको, फावड़ा होता है उससे क्या करते हैं, निकालते हैं। तो वैसे उसी तरह से ही ये जो यहाँ पे स्लज होगा उसको भी स्क्रैपर की मदद से बाहर निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पे बीच में क्या होगा, बीच में है वाटर, और इस वाटर के ऊपर, एक सेकेंड, और इस वाटर के ऊपर यहाँ पे तैर रहा होगा ऑयल्स, ग्रीस,
जिसे किसकी मदद से जिसे किसकी मदद से बाहर निकाला जाएगा? स्कीमर की मदद से। स्कीमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। अब हमने यहाँ पे क्या देखा? वाटर क्लैरिफाई में हो क्या रहा है? नीचे क्या है? नीचे तो है स्लज, जिसे किसकी मदद से बाहर निकाला जा रहा है? स्क्रैपर की मदद से। बीच में है साफ वाटर, बीच में क्लीन वाटर है, और इसके ऊपर क्या है? ऑयल और ग्रीस है, जिसको किसकी मदद से बाहर निकाला जा रहा है? स्कीमर की मदद से। और इसके बीच में, ये जो बीच में इसके वाटर है, उसको हम क्या कह रहे हैं? वाटर इज सो क्लियर आर कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर, क्योंकि इसके बीच, इसमें से हमने स्लज भी निकाल लिया, और ये जो स्कीम, इसे हम स्कीम कहते हैं, इसको भी स्कीमर की मदद से बाहर निकाल लिया। तो बीच में जो पानी रह जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? क्लैरिफाइड वाटर कहेंगे। अब हमने देखा जो यहाँ पे स्लज था, जो हमने स्लज बाहर निकाला है उसका भी आगे यूज़ होता है। स्लज को फिर दूसरे सेपरेट टैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है जो डिकम्पोज होता है। मतलब कि ये जो स्लज है इसको अब हमने दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र किया है, और ये स्लज ख़त्म होगा। कैसे ख़त्म होगा? बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए, मतलब कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना ही ग्रो कर सकता है। अब ये जो स्लज है इसको दूसरे कंटेनर में हमने ट्रांसफ़र किया है, तो इस कंटेनर में ये ख़त्म हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? एनारोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। जब ये डिकम्पोज हो रहा है तो डिकम्पोज होने के टाइम इसमें से बायोगैस प्रोड्यूस होगी, और हमें पता है जो बायोगैस होती है उसे हम किस लिए यूज़ करते हैं? एज अ फ्यूल, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम बायोगैस को यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? वाटर के सबसे नीचे स्लज था जिसमें ह्यूमन और एनिमल वेस्ट था, ऊपर वाटर था और इसके ऊपर स्कीम था। तो स्लज का आगे एक और यूज़ होता है, अगर हम इसे दूसरे कंटेनर में, मतलब ये इसे दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करके इसमें से एनारोबिक बैक्टीरिया को पास कराते हैं, और ये एनारोबिक बैक्टीरिया इस स्लज को डिकम्पोज करता है, और ये स्लज जब डिकम्पोज होता है तो इसमें से बायोगैस प्रोड्यूस होती है, जिसे हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या फिर एज अ फ्यूल। अपन में देख लिया स्लज का क्या यूज़ हुआ। अब ये जो क्लैरिफाइड वाटर है, अब उसको आगे क्या प्रोसेस होगा? ये जो क्लैरिफाइड वाटर है, एयर इज़ पास्ड, अब उस क्लैरिफाइड वाटर में से हम एयर पास करेंगे। तो एयर में तो क्या होता है? एयर में हमें पता है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कौन सा बैक्टीरिया ग्रो करेगा? एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा। एनारोबिक वो होता है जिसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए, और एरोबिक वो होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करता है। अब यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया आएगा? एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो होगा। जब हम इस क्लैरिफाइड वाटर में से एयर को पास करेंगे तो ये जो बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो हो रहा है। अब इसका काम क्या है? ये जो भी ह्यूमन वेस्ट है, फूड वेस्ट है, सोप, या जो भी बाकी अनवांटेड मटेरियल जो अभी भी वाटर में प्रेजेंट है उसको कंज्यूम करता है, मतलब कि उसको ख़त्म करता है। स्टिल रिमेन्ड इन, मतलब अब जो भी क्लैरिफाइड वाटर में ये सारी चीज़ें वेस्ट थी उसको एरोबिक बैक्टीरिया ने कंज्यूम करके ख़त्म कर दिया। जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एरेटर, इसमें से एयर पास कराई गई है, तो एयर पास करने से एरोबिक बैक्टीरिया ने इसमें प्रोड्यूस हुआ, ग्रो हुआ, और वो उसने जो भी ह्यूमन वेस्ट और ये सारी जो भी अनवांटेड मटेरियल्स थे उसको क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। नेक्स्ट, आफ्टर सेवरल आवर्स, अब कुछ घंटों के बाद, अब यहाँ पे भी जो एरेशन के बाद भी कुछ जो माइक्रोब्स थे, जो एरोबिक बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो करे थे, वो भी क्या हो जाएंगे? कुछ घंटों के बाद सस्पेंडेड माइक्रोब्स उस टैंक के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे, क्योंकि ये भी क्या है? इसमें भी क्या प्रेजेंट है? ह्यूमन वेस्ट, ये सारी वेस्ट ही तो प्रेजेंट है। पर इसे हम एक्टिवेटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब इसमें से हमने एयर को पास कराया है, और एयर को पास कराने से एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो किया है। इससे पहले हमने सिर्फ स्लज कहा था क्योंकि वो सिर्फ सेटल डाउन हुआ था, पर यहाँ हम इसे क्या कह रहे हैं? एक्टिवेटेड स्लज कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एरेशन के बाद दोबारा से माइक्रोब्स सेटल डाउन हुए हैं।
द वेस्ट इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। अब इसमें से एरेशन हुई, एयर को पास कराया, बाकी वाटर तो क्लीन हुआ, और जो क्या कहते हैं, जो एक्टिवेटेड स्लज था वो नीचे सेटल डाउन हो गया, एक्टिवेटेड स्लज नीचे सेटल डाउन हो गया, और ऊपर क्या है, वाटर है, तो उस वाटर को ऊपर से ही रिमूव कर लिया जाएगा। और ये जो नीचे एक्टिवेटेड स्लज है, अब हमने देखा जो स्लज था वो भी काम कर रहा था। वो क्या कर रहा था, बायोगैस प्रोड्यूस कर रहा था। जब हमने इसमें से एनारोबिक बैक्टीरिया पास करवाया था स्लज में, हमने यहाँ देखा था ना कि जो स्लज को जब हमने दूसरे टैंक में रख के एनारोबिक के प्रेजेंस में उसे डिकम्पोज कराया था तो बायोगैस प्रोड्यूस हुआ था। वैसे ही यहाँ पे भी ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसका भी एक काम है। एक्टिवेटेड स्लज में अप्रॉक्सीमेटली 97% वाटर है। अब 97% वाटर है तो उस वाटर को रिमूव करना पड़ेगा। और ये जो, क्योंकि इसके अंदर से वो ऊपर वाला वाटर तो हमने ट्रांसफ़र कर लिया है किसी में और में, अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसको पास किया जाएगा ड्राइंग सैंड ड्राइंग बेड से या फिर किसी मशीन से पास किया जाएगा, ताकि इसके अंदर जो भी वाटर प्रेजेंट है उसे, मतलब कि जो 97% वाटर प्रेजेंट है उसे रिमूव कर लिया जाए। उसके बाद जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो ये जो स्लज है, एक्टिवेटेड स्लज है, ये ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। और ये ड्राइड स्लज भी वेस्ट नहीं जाएगा, इसे हम एज अ मैन्योर या फिर रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर की तरह एंड न्यूट्रिशन टू द सॉइल, इसकी तरह हम इसे यूज़ करेंगे। मतलब हमने देखा कि ये जो स्लज है वो भी कितनी तरह से काम आ जाता है। अकेला स्लज बायोगैस के लिए यूज़ हो रहा है। जो एयरेशन के बाद स्लज हुआ, जो हमें स्लज मिला है एक्टिवेटेड स्लज, उसको भी, उसमें पहले तो वाटर प्रेजेंट था उसे हमने रिमूव किया, उसके बाद जो ड्राइड स्लज था वो भी एज अ मैन्योर और सॉइल को न्यूट्रिशन देने के लिए यूज़ हो गया। अब यहाँ से हमने देखा सबसे पहले वाटर में से ये सॉलिड वेस्ट बाहर निकले, उसके बाद उस वाटर को थोड़ी देर के लिए रखा तो उसमें से कंकड़ पत्थर बाहर निकल गए। उसके बाद उस वाटर को थोड़ी देर के लिए और रखा, थोड़े से स्लोप से, मतलब थोड़ा सा स्लोप्ड टैंक में। तो स्लोप्ड टैंक में रखने से क्या हुआ, इसके अंदर का जो स्लज था यहाँ इकट्ठा हो गया, और जो ऑयल वगैरह था, यहाँ पे दोबारा बना देती हूँ, स्लज था यहाँ इकट्ठा हो गया, और जो ऑयल था वो इसके ऊपर तैर रहा था। स्लज को हमने स्क्रैपर की मदद से निकाल लिया, और जो ऑयल तैर रहा था उसको हमने स्किमर की मदद से निकाल लिया। जो स्लज था उसमें, उसको जब हमने एनारोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में डिकम्पोज कराया तो उसने क्या बना दिया, बायोगैस बना दिया। और ये जो फिर प्यूरिफाइड वाटर था, क्लैरिफाइड वाटर था, उस क्लैरिफाइड वाटर को हमने एयर की प्रेजेंस में जब क्लैरिफाई किया तो एयर की प्रेजेंस में एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो किया, और इस एरोबिक बैक्टीरिया ने ह्यूमन वेस्ट इन सब चीज़ों को कंज्यूम कर लिया। अब इसके बाद भी कुछ वेस्ट नीचे, मतलब कुछ स्लज नीचे रह जाएगा। ऊपर ये जो क्लैरिफाइड वाटर है, एरेशन के बाद उस क्लैरिफाइड वाटर को हमने बाहर निकाल लिया। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, ये स्लज में 97% वाटर था, उसको हमने मशीन के थ्रू या फिर सैंड ड्राइंग बेड के थ्रू रिमूव कर लिया, और ड्राइड स्लज एज अ मैन्योर यूज़ हुआ। तो फिर ये जो वाटर हमने एक्टिवेटेड स्लज, मतलब जो एरेटर के बाद वाटर हमने दूसरे कंटेनर में रखा, तो इस वाटर में, ट्रीटेड वाटर में बहुत ही लो लेवल पे ऑर्गेनिक मैटर या फिर कोई भी सस्पेंडेड मैटर इसमें प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये अब कई प्रोसेस से होके गुजर चुका है। तो इस वाटर में बहुत ही कम मात्रा में कोई भी ऑर्गेनिक मैटर या फिर सस्पेंडेड मैटर प्रेजेंट होगा। उसके बाद इस वाटर को, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट या सस्पेंडेड मैटर प्रेजेंट होगा, इसको हम नदियों या समुद्रों में डिस्चार्ज कर देंगे, मतलब कि जाने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद का जो प्रोसेस है, नेचर उसे अपने आप ही क्लीन कर लेगा। Sometime it may be necessary to disinfect water with chemicals like chlorine and ozone before releasing it into the
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। समटाइम्स क्या होता है, हमें इसमें कुछ केमिकल्स यूज़ करने होते हैं जैसे कि ओजोन या फिर क्लोरीन, इसको समुद्र या फिर रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले, ताकि इसे नेचर अपने आप क्लीन कर सके। वेस्ट जनरेशन इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जो कचरा फैलाना या कचरे को पैदा करना, जनरेट करना, ये ह्यूमन एक्टिविटी का एक नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, अगर हम कुछ भी काम करेंगे, खाना बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका वेस्ट निकलेगा ही। और अगर नहाएंगे, कपड़े धोएंगे तो वाटर में झाग वगैरह मिल के वाटर भी पल्यूट होगा ही। तो ये जो वेस्ट जनरेट है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है ह्यूमन एक्टिविटी की। ह्यूमन जो भी काम कर रहा है उसके लिए ये चीज़ एक नेचुरल प्रोसेस है। बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड। पर हमारी एक नेचुरल एक्टिविटी तो है, पर हम अपनी ये जो गंदगी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको हम लिमिट में प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हम जो भी अलग अलग तरह के वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको लिमिट में प्रोड्यूस करें। जो वेस्ट हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी को हम लिमिट में कर सकते हैं कि हम उसकी क्वांटिटी को, जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पे आगे पढ़ने से हम पहले देखते हैं कि बूझो ने क्या कहा है कि जो वाटर होता है रिवर के अंदर इज़ क्लीन नेचुरली बाय द प्रोसेस दैट आर सिमिलर टू थूज अडॉप्टेड इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब इसमें बूझो क्या कह रहा है कि जो नदियाँ हो गए, समुद्र हो गए, उसमें वाटर नेचुरली ही क्लीन हो जाता है और उसमें जो प्रोसेस यूज़ होता है वही प्रोसेस हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज़ करते हैं। उसको आर्टिफिशियली वाटर को क्लीन करने के लिए वही प्रोसेस हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज़ करते हैं, जो नेचर नेचुरली प्रोसेस यूज़ करती है वाटर को क्लीन करने के लिए। Did you know it has been suggested that we should plant eucalyptus tree all along sewage ponds? These trees absorb all surplus wastewater rapidly and release pure water vapors into the atmosphere. अब यहाँ पे इन्होंने एक ट्री के बारे में बात करी है, यूकलिप्टस ट्री। ये एक नीलगिरी का पेड़ होता है। ये इन्होंने कहा है, जनरली क्या कहा जाता है कि जो समुद्र होगा या फिर नदियाँ हो गई या फिर पॉन्ड्स हो गए, इन सभी के आसपास हमें ये वाला ट्री नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, पानी को सोख लेते हैं। पर यहाँ पे ये हमें ट्री लगाने को कह रहे हैं किसके पास, जो भी गंदे पानी का तालाब है उसके पास। क्यों? क्योंकि ये जो गंदे पानी में जो भी वेस्ट वाटर में बाकी सरप्लस मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, उनको ये जो ट्री है ऑब्जर्व कर लेगा बहुत ही जल्दी, और जब इसकी ट्रांसपीरेशन होगी तब ये प्योर वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करेगा। तो मतलब जो पॉन्ड्स प्योर हो उनके पास ना लगाएं, पर जो भी गंदे पानी वाली पॉन्ड हो वहाँ पे हमें ये ट्री ज़रूर लगा देना चाहिए। नेक्स्ट, ऑफन वी हैव बीन रिपेल्ड बाय ऑफेंसिव स्मेल। अब हमें पता है कि अगर हमें कहीं से भी गंदी स्मेल आए तो हम क्या करते हैं, उससे दूर भागते हैं। अगर हमने कोई भी ओपन खुला हुआ नाला देख लिया तो वो हमें कैसा डिस्कस्टिंग सा लगता है, बहुत ही ख़राब लगता है। और ये सिचुएशन और ही ज़्यादा बुरी हो जाती है, वर्सन हो जाती है, मतलब और ज़्यादा बुरी हो जाती है अगर बारिश हो जाए तो फिर ये जो खुले हुए नाले हैं उनमें से बारिश का पानी ओवरफ्लो करने लग जाता है। वी हैव टू वेड थ्रू द मड पूल्स ऑन द रोड्स। और जब बारिश हुई तो इन्हीं ड्रेन से पानी ओवरफ्लो हुआ और जिसके कारण पूरी रोड पे ही कीचड़ कीचड़ भर जाता है और हमें उसको पार करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये जो सिचुएशन हो जाती है ये बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी कंडीशन इस टाइम पैदा हो जाती है, क्योंकि हमें पता है अगर बारिश हुई है, हर जगह पानी भर गया है, पानी भरने के कारण रोड पे भी सब कीचड़ वगैरह हो गया है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्हीं खुले नालों में ही मॉस्किटोज़ हो गए, मक्खी मच्छर या फिर और भी कई तरह के इंसेक्ट्स ऐसे ही गंदी नालियों में ही पैदा होते हैं, ब्रीड करते हैं और ये हमें बीमार करते हैं। यू कैन बी एन enlightened citizen and approach the municipality or the ग्राम पंचायत। एक
अच्छा नागरिक, एक अच्छे नागरिक होने के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, म्यूनसिपालिटी या फिर ग्राम पंचायत के पास जाना चाहिए और उन्हें इंसिस्ट करना चाहिए कि ये जो भी ओपन ड्रेन्स हैं इन्हें कवर किया जाए। अगर कोई भी सीवेज किसी पार्टिकुलर घर का, मतलब कि किसी पार्टिकुलर घर का गंदा पानी पूरे नेबरहुड को, पूरे जो हमारा आस पड़ोस है उसको गंदा कर रहा है, तो हमें उन्हें रिक्वेस्ट भी करना चाहिए कि वो अपने गंदे पानी को संभाल के बाहर मतलब उसको डिस्पोज कराएं, क्योंकि ये दूसरों की हेल्थ के लिए भी, दूसरों की हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट डाल रहा है। अब यहाँ पे पहली क्वेश्चन कर रही है कि अगर हम जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उस पर कम लोड कैसे डालें, तो वो तो हम तभी कर सकते हैं अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से क्लीन करेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने ड्रेन का बताया कि हमें म्यूनसिपालिटी से कहना चाहिए कि ड्रेन को कवर किया जाए, और जो भी किसी के भी पार्टिकुलर, किसी के भी अगर घर से सीवेज का अच्छे से डिस्पोज़ल नहीं हो रहा है तो उन्हें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि अच्छे से डिस्पोज़ल हो। ये सारी चीज़ें हो गई। और हमें जो गंदा पानी की पॉन्ड्स हैं उनके आसपास यूकलिप्टस ट्री लगाना चाहिए। तो ये सारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर लोड कम कर सकते हैं। और हम और भी कुछ देखते हैं कि हाउस कीपिंग में, मतलब घर से भी हम कैसे क्या चीज़ें करें कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे लोड कम पड़े। तो हम ये टॉपिक पढ़ते हैं अब हमारा नेक्स्ट। One of the ways to minimize or eliminate waste and pollutants at their source is to see what you are releasing down the day. एक तरीका जिससे हम वेस्ट को कम कर सकते हैं वो क्या है कि हम ये देखें कि हम अपने घरों से सिंक में, हमारे घरों से सिंक में जो हम ड्रेन कर रहे हैं, जो हम फेंक रहे हैं, वो हमारे घरों से क्या जा रहा है। अगर हमें पता होगा कि हम अपने घरों से क्या क्या चीज़ें फेंक रहे हैं, अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट को कम करेंगे तो फिर इससे भी जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उस पे लोड कम पड़ेगा। सबसे पहला तरीका देखते हैं कि हम कैसे क्या चीज़ें कम अपने घरों से फेंकें कि उस पे लोड कम पड़े। कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। अब हमें पता है कि जो कुकिंग ऑयल है और जो फैट्स हैं, मतलब कोई भी ऑयल यूज़ हो रहे हैं, इन सभी में फ़ैट होता है। इन सब को डायरेक्टली हमें ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए। दे कैन बी हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स। ये बहुत ही हार्ड होते हैं और जिन पाइप से होते हुए जा रहे हैं उसे ब्लॉक कर सकते हैं। इन एन ओपन ड्रेन द फैट क्लॉग द सॉइल पोर्स रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर। जो खुली नालियाँ हैं, अब हमें पता है खुली नालियों में ऐसे सीधा ही पानी क्या बह रहा है, गंदा पानी ऐसे बह जा रहा है, तो कुछ पानी क्या होगा, धरती के अंदर भी तो सोख लेगा ना। अगर इसी पानी में ऑयल मिक्स होगा तो जो धरती में सोख रहा है, अब हमें पता है, हमने देखा था कि कैसे नेचुरली वाटर भी क्या होता है, क्लीन होता है। अगर ये डायरेक्टली सॉइल इसे ऑब्जर्व कर रही है तो जो सॉइल के पोर्स होंगे जिससे नेचुरली वाटर क्लीन हो रहा है, इस फैट के कारण वो भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, जिसके कारण सॉइल की इफ़ेक्टिवनेस, फिल्ट्रेशन, वाटर को फिल्टर करने के लिए जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए हमें ऑयल और फैट्स को डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ना कि उसको सीधा ड्रेन में सिंक के थ्रू फेंक देना चाहिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि हमें उसको सिंक में नहीं फेंकना चाहिए, उसको हमें किस में फेंकना चाहिए, डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए। नेक्स्ट, केमिकल्स लाइक पेंट्स, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब क्या हैं, इन्हें भी हमें सीधा नहीं फेंकना चाहिए ड्रेन्स में, क्योंकि ये क्या करते हैं, उन माइक्रोब्स को किल कर देते हैं जो वाटर में पैदा होते हैं वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था इसमें कैसे कैसे माइक्रोब्स प्रोड्यूस होते हैं ताकि ये वाटर को प्यूरीफाई करें। अगर हम इसमें मेडिसिन फेंक देंगे, इंसेक्टिसाइड्स फेंक देंगे तो ये उन्हीं माइक्रोब्स को किल कर देंगे। इसीलिए हमें इनको डायरेक्टली ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए, इन्हें भी डस्टबिन में हमें फेंकना चाहिए। नेक्स्ट,
यूज्ड टी लीव्स, जो भी चाय पत्ती हो गई या फिर बचा हुआ खाना हो गया, सॉफ्ट टॉयज़ हो गए, कॉटन्स हो गए, टावल्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी हमें डस्टबिन में ही फेंकनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें सॉलिड्स हैं और ये जो ड्रेन सिस्टम है उसको पूरा ब्लॉक कर देंगे। इसीलिए अगर ये ब्लॉक कर देंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे जिन्होंने वाटर को प्यूरिफाई करना है। अगर ये वेस्ट ब्लॉक कर देंगे ड्रोन को तो फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन की फ्लो अच्छे से नहीं होगा तो फिर जो भी डिग्रेडेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर प्यूरिफाई हो रहा है और उसके अंदर का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो ख़त्म हो रहा है, उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा के ख़त्म कर रहे हैं, ये प्रोसेस भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें भी क्या करनी चाहिए, डस्टबिन में ही डायरेक्टली थ्रो करनी चाहिए। अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। अब आपको सभी को पता ही होगा कि 2016 में इंडिया की गवर्नमेंट ने एक मिशन शुरू किया था जिसे जिसे क्या कहा गया था, स्वच्छ भारत, जिसके अंदर बहुत ही मतलब कई तरह के चीज़ें शुरू की गई, जैसे कि प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल की, अच्छे से जो भी गंदे पानी का डिस्पोजल अच्छे से उसका डिस्पोजल हो सके, सभी को टॉयलेट्स प्रोवाइड किए गए ताकि जो हमारा भारत है वो स्वच्छ रह सके। नेक्स्ट क्या है, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। ये क्या है, ये एक ऐसा टॉयलेट है जिसमें जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा है उसको अर्थवॉर्म के थ्रू ट्रीट कराया जाता है। और ये जो प्रोसेस है इसे इंडिया में क्या किया गया है, टेस्ट किया गया है। इट हैज़ बीन फाउंड टू बी नोवल लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट। मतलब कि ये जो वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट है ये क्या है, बहुत ही एक अच्छा प्रोसेस है, इसमें कम वाटर यूज़ होता है और इस प्रोसेस में जो ह्यूमन का वेस्ट है वो ईज़िली सेफली डिकम्पोज हो जाता है। जो ये टॉयलेट है इसका जो काम है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और हाइजेनिक है, मतलब कि साफ़ सुथरा वाला इसका काम है। द ह्यूमन एक्सक्रेटा, ये जो ह्यूमन एक्सक्रेटा है जिससे अर्थवॉर्म कन्वर्ट कर रहे हैं वर्मी केक्स में, ये इसको वर्मी केक्स में पूरा कन्वर्ट कर देते हैं और ये फिर यूज़ होता है अ सोर्स मच नीडेड फॉर सॉइल। मतलब कि ये सॉइल के लिए एक मैन्योर की तरह यूज़ कर लिया जाता है ह्यूमन एक्सक्रेटा को, जब इसे अर्थवॉर्म पूरा कन्वर्ट कर देते हैं वर्मी केक्स में। सैनिटेशन एंड डिसीज़, अगर कम साफ़ सफाई हो और पीने का गंदा पानी हो तो ये चीज़ें ही जो ज़्यादा बीमारियां होती हैं उनका ही क्या होता है, कारण होता है। अगर हम अपनी कंट्री में ही देख लें तो वास्ट नंबर ऑफ पीपल्स, ज़्यादातर लोगों के पास विदाउट सेवेज, मतलब वो अभी भी कैसे रह रहे हैं, उनके पास जो सीवेज की फैसिलिटी है, सीवरेज की फैसिलिटी है वो नहीं है। मीन्स कि उन्हें उनके पास अपना वेस्ट डिस्पोजल करने की प्रॉपर जगह नहीं है। तो फिर कहाँ पे ये अपना वेस्ट डिस्पोज करते हैं, कहाँ पे ये जो ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है कहाँ पे ये डिस्पोज करते हैं, कहाँ जाता है ये। तो ये जो लोग होते हैं, अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आर पीपल डेफिकेट इन द ओपन ऑन ड्राई रिवर बेड्स ऑन रेलवे ट्रैक। अब हमने देखा है कि ज़्यादातर पीपल जिनके पास टॉयलेट नहीं है, प्रॉपर सीवरेज फैसिलिटी नहीं है, तो फिर वो अपने आप को हल्का कहाँ पे करते हैं, ओपन में ही, खुले में ही कर लेते हैं, या फिर जो ड्राई रिवर बेड्स होती हैं, मीन्स कि नदियों के किनारे जहाँ पे पानी नहीं होता वहाँ पे, रेल की पटरियों पे, खेतों में, या फिर कई बारी तो ये डायरेक्टली वाटर में ही अपना ह्यूमन वेस्ट को एक्सक्रीट कर देते हैं ताकि वो सीधा पानी के साथ बह जाए। पर ये जो सारी चीज़ें हैं अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा, अनट्रीटेड का मतलब कि ये ह्यूमन एक्सक्रीटा तो है और ये डिकम्पोज भी नहीं हो रहा, तो ये ऐसा ह्यूमन एक्सक्रीटा ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। इससे वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि डायरेक्टली वाटर में चला गया तो वाटर पोल्यूशन तो होगा ही। सॉइल पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि अगर फील्ड के ऊपर ओपन में ही पड़ा हुआ है तो ये डिकम्पोज तो हो नहीं रहा है, इससे सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है। और जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है,
सरफेस का वाटर भी ख़राब हो रहा है, मीन्स कि नदियों का, नहरों का वो पानी तो ख़राब हो ही रहा है, साथ साथ ग्राउंड वाटर भी पल्यूट हो रहा है, क्योंकि अगर ये ओपन में है तो पानी में मिल के ये क्या करेगी, कुछ तो इसको धरती भी ऑब्जर्व करेगी ना। तो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों ही इस तरह की हमारी हरकतों से क्या होते हैं, पल्यूट होता रहता है। ग्राउंड वाटर हमें पता है सोर्स है वाटर का, क्योंकि ग्राउंड वाटर से ही नदियों में नदियाँ हो गई, नहरें हो गई, कुएँ हो गए, इन सब में क्या आता है, पानी आता है। अगर ग्राउंड वाटर ही पल्यूट हो जाएगा तो ये जो कुओं में या नहरों, नदियों, इन सब में पानी आ रहा है वो सब भी क्या होगा, पल्यूटेड ही तो होगा। थस इट बिकम मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बोर्न डिसीज। अब अगर पानी ही पल्यूटेड है तो फिर हमें पता है अगर पल्यूटेड वाटर होगा तो उससे हमें बीमारियां भी होंगी, क्योंकि हम पल्यूटेड वाटर ड्रिंक करेंगे। तो इसमें वाटर से होने वाली बीमारियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। कोलेरा हो सकता है, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंगिटिस, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, ये सब क्या है, वाटर से होने वाली बीमारियां हैं अगर हम पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं। अब यहाँ पे बूझो का एक क्वेश्चन है कि हाउ सीवेज इज डिस्पोज्ड इन एन एरोप्लेन, मीन्स कि एरोप्लेन में कैसे सीवेज, जो भी गंदा पानी है या फिर ह्यूमन एक्सक्रेटा है, कैसे डिस्पोज होता है। उसके क्वेश्चन का आंसर हमारे इस नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा, जिसका नाम क्या है, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स फॉर सीवेज डिस्पोजल। मतलब कि सीवेज डिस्पोजल का, गंदगी को डिस्पोज करने के क्या क्या अल्टरनेटिव और तरीके हो सकते हैं। टू इम्प्रूव सैनिटेशन, मतलब कि साफ़ सफाई को इम्प्रूव करने के लिए लो कॉस्ट, कम खर्चे में ऑन सेट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग इनकरेज। मतलब कि ऐसा सीवेज डिस्पोजल सिस्टम को इनकरेज किया जा रहा है कि ऑन सेट, जहाँ पे जो गंदगी प्रोड्यूस हो रही है वहीं पे ही वो डिस्पोज हो जाए। कि जैसे अभी हमने सीवरेज में देखा कि यहाँ पे हो रही है तो नदियों से होता मतलब घर की सिंक से होता हुआ वो बहुत दूर जा रहा है, फिर जाके कहीं वो कितने स्टेप्स में वो डिस्पोज होता है। पर यहाँ पे अब ऐसी फैसिलिटीज़ को इनकरेज किया जा रहा है कि जहाँ पे गंदगी प्रोड्यूस हो रही है ऑन सेट वहीं पे ही उसका डिस्पोजल हो जाए। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, सेप्टिक टैंक, ये क्या होता है, एक क्लोज टैंक होता है जिसमें जो भी वेस्ट है, मतलब ह्यूमन वेस्ट है, इसके अंदर जाता है और वो डिस्पोज होता रहता है। केमिकल टॉयलेट्स, ये भी क्या है, टॉयलेट ही है जिसमें ह्यूमन वेस्ट को क्या किया जाता है, केमिकल्स के थ्रू डिकम्पोज कराया जाता है। कॉम्पोजिटिंग पिट्स, ये भी क्या है, एक टैंक की तरह ही है। इसमें भी क्या होता है, ह्यूमन वेस्ट को मतलब एक ही जगह पे ईजिली धीमे धीमे वो डिकम्पोज होता रहता है। जो सेप्टिक टैंक्स हैं आर सुइटेबल फॉर प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो सीवरेज सिस्टम। मतलब कि ये जो सेप्टिक टैंक्स है ये किस जगह के लिए सुइटेबल है, जहाँ पे सीवरेज सिस्टम का मतलब कि सीवरेज सिस्टम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो ऐसी जगहों पे हम सेप्टिक टैंक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब इन जगहों के नाम क्या हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में हम यूज़ कर सकते हैं, कोई अगर अकेली एक बिल्डिंग है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, 3-4 घर मिलके, 4-5 घर मिलके इस सेप्टिक टैंक का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर सीवरेज की फैसिलिटी नहीं है तो हम इसका यूज़ करके अपने आसपास की सफाई को बढ़ा सकते हैं और ये कम खर्चे वाला सिस्टम भी हो जाएगा। सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर हाइजेनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। मतलब कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जो ऑन साइट मतलब उसी जगह पे ह्यूमन वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए एक साफ़ सफाई वाला ऑफ़र भी साफ़ सफाई वाली मतलब कि ये सारी चीज़ें भी ऑफ़र करती हैं जिससे ह्यूमन वेस्ट उसी जगह पे क्या हो सके, डिस्पोज हो सके। ऐसी टेक्नोलॉजी को लोग ऑफ़र करती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन। दीज टॉयलेट डू नॉट रिक्वायर स्कैवेंजिंग। मतलब कि इस तरह के टॉयलेट्स को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर जो भी एक्सक्रेटा होता है फ्रॉम द टॉयलेट सीट फ्लो थ्रू द कवर्ड ड्रेन इनटू अ बायोगैस प्लांट। मतलब कि एक कवर्ड ड्रेन में एक्सक्रीटा डायरेक्ट चला जाता है और उस कवर्ड ड्रेन से डायरेक्ट वो कहाँ चला जाता है, बायोगैस प्लांट में। और ये जो बायोगैस प्लांट है वहाँ पे क्या होता है, बायोगैस प्रोड्यूस होती है ह्यूमन एक्सक्रेटा से और इसी बायोगैस को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी क्या कर लिया जाता है,
यूज़ कर लिया जाता है। मतलब कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो ऐसे हाइजेनिक चीज़ों को मतलब ऐसी साफ़ सफाई वाली चीज़ों को प्रमोट करती हैं। जो ह्यूमंस हैं उनको इस चीज़ों ऑफ़र करती हैं कि आप इस चीज़ का यूज़ करके हम हमारा पूरा इन्वायरमेंट है उसे साफ़ रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेस, कि साफ़ सफाई हम पब्लिक प्लेस पे कैसे रख सकते हैं। इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में हर जगह मतलब पीरियोडिकली थोड़े थोड़े समय बाद मेले तो ऑर्गेनाइज किए ही जाते हैं और इन मेलों में बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेट भी करते हैं। इन द सेम वे रेलवे स्टेशन हो गया, बस डिपो हो गया, एयरपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गए, ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा बिजी प्लेस हैं और इनमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल रोज़ विज़िट भी करते हैं। और जब थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऐसी जगहों पे विज़िट करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ वेस्ट भी जनरेट होगा। इट मस्ट बी डिकम्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, अदरवाइज एपिडेमिक्स कुड ब्रेक आउट। अगर इन जगहों पे जो भी डिस्पोजल हो रहा है, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उसे प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया गया तो एक महामारी इन वेस्ट से ज़रूर पैदा हो सकती है। द गवर्नमेंट हैज़ लेड डाउन सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन। अब जो गवर्नमेंट है उसने बहुत तरह के रूल्स बनाए हैं साफ़ सफाई के, पर अनफॉर्चुनेटली इसको स्ट्रिक्टली कोई भी फॉलो नहीं करता है। हाउएवर ऑल ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेस। पर हमें क्या करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि हम पब्लिक प्लेस पे साफ़ सफाई रख सकें। वी शुड नॉट, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए पब्लिक प्लेस पे। अगर हमें कोई भी डस्टबिन नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारे पास जैसे कोई भी कचरा, हमने चिप्स वगैरह खाया है, हमें डस्टबिन नहीं दिख रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, वो चिप्स का जो पैकेट है उसे अपने साथ घर लेके जाना चाहिए और उसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए। क्योंकि अगर हर आदमी यही सोचेगा कि मैंने ही तो अकेले फेंका है, तो हमें पता है इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, तो वही करोड़ों लोग जब एक एक पैकेट फेंकेंगे, एक एक पैकेट किसी भी जगह फेंक देंगे, तो वही तो कारण होता है ये जो जिसके कारण गंदगी हर जगह हमें दिखाई देती है। अब गंदगी दिखाई जो देती है हमें पसंद तो नहीं है, पर हमने उसे ख़त्म नहीं करना है। तो ये चीज़ें हमें नहीं सोचनी है कि सिर्फ मैंने ही तो फेंका है। अगर डस्टबिन नहीं दिख रहा है तो आप उसे अपने घर लेके जाइए, उसे घर के डस्टबिन में थ्रो करिए। ऐसे ही किसी भी जगह पे गंद नहीं फैलाना है। अब हम कंक्लूजन डिस्कस करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड हेल्थी। मतलब कि ये हम सभी का रोल है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन और हेल्थी रखें। यू मस्ट रियलाइज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ करना चाहिए कि कैसे हम वाटर सोर्स को मेंटेन करें ताकि वाटर के जो सोर्स है वो हेल्थी स्टेट में रह सके और आने वाली जनरेशन को भी वाटर ईज़िली प्रोवाइड हो सके। नहीं तो धीमे धीमे करके वाटर का सोर्स सारा पल्यूट होता चला जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन को ये मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ। मतलब कि अगर हम अच्छी साफ़ सफाई वाले तरीका अपनाएंगे तो ये हमारी ज़िंदगी के लिए ही बहुत अच्छा है। एज एन एजेंट ऑफ चेंज योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस। मतलब कि अगर हम खुद अगर हम पहली शुरुआत करेंगे तो ये ग्रेट डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हम ही क्यों शुरू करें, पर अगर आप खुद ही शुरू करके देखें तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा डिफरेंस हुआ है, हम कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है हमारे अकेले के ही काम शुरू करने से। और इस अगर हम पहली शुरुआत करेंगे तो हमें हमारी एनर्जी, हमारे आइडिया, ये सारी चीज़ें को देख के दूसरे भी हमसे इन्फ्लुएंस होंगे कि हाँ, अगर वो साफ़ सफाई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अ लॉट कैन बी डन इफ़ पीपल वर्क टुगेदर। बहुत कुछ हो अगर हम सब इकट्ठे मिल के काम करें। देयर इज़ अ ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन। बहुत ज़्यादा शक्ति होती है अगर हम इकट्ठे मिल के कोई भी काम करते हैं तो। महात्मा गांधी ने एक बारी क्या कहा है, नो वन नीड टू वेट फॉर एनी वन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमेन और एनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब कि हमें किसी का भी वेट नहीं करना चाहिए मानवता के लिए कोई भी काम करने के लिए या फिर प्रभुत्व। मतलब कि अगर जो भी काम हम अच्छा कर रहे हैं, अगर हमें पता है कि वो हमारा काम
हमारा जो एक्शन है वो अच्छा है, तो हमें किसी की भी वेट नहीं करना चाहिए उस काम को शुरुआत करने के लिए। चलिए अब हमारे कुछ को पॉइंट्स हैं कि इस चैप्टर में ओवरऑल हमने क्या पढ़ा है उसको भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यूज्ड वाटर इज़ वेस्ट वाटर, हमने पढ़ा था कि जो यूज्ड वाटर है वो क्या है, वेस्ट वाटर है, और इसे हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। जो वेस्ट वाटर है कहाँ से जनरेट होता है, होम्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर फील्ड, या फिर बाकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इन सब से वेस्ट वाटर जनरेट होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। जो सीवेज क्या है, एक लिक्विड वेस्ट है जो वाटर और सॉइल पोल्यूशन पैदा करता है। वेस्ट वाटर इज़ ट्रीटेड इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और इस टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था। ट्रीटमेंट प्लांट रिड्यूस पोल्यूटेंट्स इन वेस्ट वाटर टू अ लेवल वेयर नेचर कैन, मतलब कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें हमने देखा था कि हम इसकी पोल्यूटेंट्स जो भी इस वाटर में प्रेजेंट थे उसको बहुत ही कम कर देते हैं, और उसके बाद उसे नेचर में छोड़ देते हैं, मतलब कि नेचर वाला जो भी पानी है समुद्र में या नदियों में, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो नेचर ही उसको आगे क्लीन कर देती है। वेयर अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम एंड रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम आर नॉट अवेलेबल, पर हमें पता है कि ये जो अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम है ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, पर लो कॉस्ट ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जिनके बारे में हमने आज पढ़ा है। बाय प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर स्लग एंड बायोगैस, कि जो भी ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उससे हम क्या बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं, उसको अच्छे से ट्रीट करके। ओपन ड्रेन सिस्टम, अगर ओपन कहीं भी खुली नालियाँ रहेंगी तो इनसे क्या पैदा हो सकते हैं, मक्खी, मच्छर या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो तरह तरह की बीमारियों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी शुड नॉट डिफिकेट इन द ओपन, मतलब हमें अपना जो वेस्ट है उसे ओपन में ही नहीं करना चाहिए। इट इज़ पॉसिबल टू हैव सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा बाय लो कॉस्ट मेथड, मतलब कि अगर आपके पास ह्यूमन वेस्ट को डिस्पोज करने का प्रॉपर मतलब सीवेज सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो आप ये लो कॉस्ट वाले मेथड जो हमने आज पढ़े थे जिसमें अलग अलग तरह के टैंक आ गए थे, आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। यस, हमारा ये बूझो का तो क्वेश्चन रह ही गया। इसमें बूझो ने क्या कहा था कि एरोप्लेन में सीवेज कैसे डिस्पोज होता है, तो वो इन्हीं जो ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम है इन्हीं से ही हो जाता है। आई होप आज का ये जो पूरा टॉपिक था आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई भी डाउट हो, आज हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया हो, कोई भी डाउट हो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।